तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ओवर कैपिटलाइजेशन के। कल हमने डिस्कस किया था कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या कंसेप्ट है कि जब आप जितना आपने कैपिटल रेज किया है उसके ऊपर अगर आप कम रिटर्न कमाते हो औरों के मुकाबले, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज, दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर कैपिटलाइजेशन। मीन्स कि आपने ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया है, बाकी लोग जो है वो आपसे कम कैपिटल का यूज़ करते हुए उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमा रहे हो, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन? तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑन द कंपनी। कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट होता है लॉस ऑफ गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी और आपको जो मार्केट के अंदर जो आपकी साख बनी हुई थी, क्रेडिट वर्दीनेस थी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कम पैसा कमाते हो, कम अर्निंग कमाते हो, तो आपके पास इससे मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम है, उससे आप डिविडेंड भी कम देते हो, तो उसकी वजह से आपको गुडविल का नुकसान होता है शेयर होल्डर्स के बीच में, और आपको उधार वगैरह भी नहीं मिलती क्योंकि आपकी अर्निंग कम है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड। अब जब ऑलरेडी आप कम पैसा कमा रहे हो, डिविडेंड कम दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हो कि कम अर्निंग हो रही है, चलो और बढ़ा लेते हैं, तो आपको एडिशनल फंड नहीं मिलेंगे। बैंक वगैरह आपको जो है एडिशनल फंड देने में आपको बहुत आनाकानी करेंगे क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो कम है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। एफिशिएंसी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? जैसे ही आपकी अर्निंग कम होती है तो आप जो है डेप्रिसिएशन के लिए, नई एसेट को रिप्लेस करने के लिए पुराने की जगह ढंग से आप प्रोविजन वगैरह नहीं बना पाते क्योंकि आपकी अर्निंग ऑलरेडी कम है, तो आपने प्रोविजन वगैरह नहीं बनाए हैं, तो आप अपनी जो ओल्ड मशीन है उसकी जगह पे आप नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं ले पाओगे, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो पुरानी मशीन से अच्छी नहीं आएगी, महंगी प्रोडक्ट पड़ेगा आपको, तो उससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है, जिससे कि आपके जो कंपटीटर हैं वो इसका फायदा उठा लेंगे। डिफिकल्टी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपकी अर्निंग कम होगी तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे इंटरेस्ट की, तो वो रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाते, तो इससे क्या है, लिक्विडेशन भी हो सकता है कंपनी का, क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर्स जो है वो कोर्ट में जाकर के लिक्विडेशन भी ले सकते हैं। अगर आपके जो प्रॉफिट है वो कम हो रहे हैं, अर्निंग कम हो रही है, तो फिर आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, छेड़खानी करते हो अकाउंट्स के साथ, ताकि आप इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिखा सको, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिखा सको। क्यों आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हो? ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। आप डिविडेंड पे करते हो ताकि शेयर होल्डर नाराज ना हो, तो आप डिविडेंड कहाँ से पे कर रहे हो? अपनी कैपिटल में से ही पे कर रहे हो, और फिर उस कैपिटल को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, और लोन ले रहे हो, तो इस तरह से आप एक चक्कर में फंस जाते हो जो कि बहुत बुरा होता है कंपनी के लिए। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लास्ट सबसे बुरा क्या हो सकता है कंपनी के साथ? कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है अगर वो ढंग से अपने आप को रीऑर्गेनाइज ना करे, अपने शेयर्स की वैल्यू को कम ना करे, या फिर अपनी अर्निंग को इंक्रीज ना करे, तो अल्टीमेटली सबसे बुरा क्या हो सकता है कंपनी के साथ? दैट इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का शेयर। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी मीन्स बेटा कि अगर आप ओवर कैपिटलाइज कंपनी जो है, अगर वो अपने आप को नहीं संभालती है कई सालों तक, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, और उन स्टेप्स वो आगे बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो आप ओवर कैपिटलाइजेशन से बचने के लिए। अगर आप उन स्टेप्स को नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी फेल भी हो सकती है, और होती भी है, क्योंकि आप पे नहीं कर पाते हो, अपने इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, डिविडेंड नहीं दे पा रहे, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपको लास्ट में जाकर के कंपनी को बंद ही करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हो। इज दैट क्लियर? नाउ शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? शेयर होल्डर, जब एक ओवर कैपिटलाइज कंपनी होती है, ओवर कैपिटलाइज कंपनी मतलब जिसकी अर्निंग औरों के मुकाबले कम है, तो उससे फिर शेयर होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ता है? पहला तो ये है कि उनको डिविडेंड कम मिलते हैं। डिविडेंड कम क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, उसकी अर्निंग वैसे ही कम है,
तो उस कम अर्निंग से वो डिविडेंड नहीं पे कर पाएगी, जिससे कि शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता तो मार्केट में उनके जो शेयर की प्राइस है वो कम होती है, उससे उनको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। शेयर होल्डर की जो शेयर होते हैं उनको आप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी रख सकते हो। आपके पास जो शेयर होते हैं बेटा, आप उनको एज ए, जब आप लोन लेने जाते हो तो आप उसको एज ए सिक्योरिटी भी रख सकते हो कि इसके बदले में मुझे लोन दे दो, तो बैंक आपको जल्दी से लोन दे देते हैं। बट अगर आपने ऐसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं जो कि ओवर कैपिटलाइज है, जिसकी अर्निंग कम है, तो बैंक भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट विल बी अनएक्सेप्टेड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। तो ये भी एक नुकसान है। लॉस ऑन स्पेकुलेशन, ऐसी कंपनी जिसके शेयर बहुत ज़्यादा अर्निंग कम दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि लोग उसमें फिर गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आज प्राइस कम हो रहे हैं तो कल भी प्राइस और कम होंगे, क्योंकि कंपनी तो वैसे ही फेल होने जा रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करते हैं। फिर आप जब और कम होते हैं, फिर आप क्या करते हो, लोन वगैरह लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश करती है कंपनी, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि लोन के लिए भी उसको इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं है। तो इस तरह की कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है इसके शेयर प्राइसेस के अंदर, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो जेन्युइन कस्टमर है उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर हमेशा ही गैम्बलिंग चल रही है ऐसे शेयर्स के ऊपर, तो जो अच्छे शेयर होल्डर हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। उनको बड़ा धोखा फील होता है कि हमने ये शेयर क्यों लेकर रख रखे हैं, इनमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। आप अपनी कैपिटल को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय डिक्रीजिंग द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जैसे एक शेयर मान लो 10 रुपए का है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, और आप उसको क्या कर रहे हो, 5 रुपए का कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह जब आप करते हो तो उससे शेयर होल्डर्स को, इससे क्या होता है, उनकी कैपिटल कम होती है और फिर उसको नुकसान होता है। तो ये एक लास्ट स्टेप है ओवर कैपिटलाइज कंपनी के लिए, कि वो अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर रही है। कैसे रीऑर्गेनाइज करती है, वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रही है ताकि वो लॉसेस को कम कर सके। तो ये भी आगे आएगा ये पॉइंट, फिर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये इफेक्ट पड़ते हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर। नेक्स्ट है सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सोसाइटी के ऊपर देखें, अगर कोई ओवर कैपिटलाइज कंपनी है जिसकी अर्निंग कम हो रही है, तो सबसे पहले तो कंज्यूमर को लॉस होता है। कंज्यूमर को क्या लॉस होता है, ऐसी कंपनी जिसके प्रॉफिट कम होते हैं, तो ऐसी कंपनी जो क्या करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देती आगे। आगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो उसकी अर्निंग कम होती जा रही है, तो उससे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर देते हैं, तो उनको लोअर क्वालिटी के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। वर्कर को क्या नुकसान होता है, जब कंपनी के प्रॉफिट कम होते हैं, तो कंपनी जो है वो बहुत सारे हथकंडे अपनाती है कि वर्कर को जो आप फैसिलिटीज दे रहे हो वो उनसे विड्रॉ कर लेती है, उनकी सैलरी कम कर देगी, उनको जो फैसिलिटीज दी गई थी, फ्री का मकान है, जो टूर वगैरह घूमने के लिए, बच्चों के लिए क्रच फैसिलिटी, और भी बहुत सारी, उनको जो कॉफ़ी मिलती थी, उनको जो लंच वगैरह फ्री मिलता था, वो सारे भी उनके कम हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वो निकाल भी दे, तो इससे वर्कर्स को भी नुकसान होता है। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, एक जो ओवर कैपिटलाइज कंपनी होती है वो कम रिटर्न दे रही है। मतलब 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है आपने, और आपने पैसे कमाए सिर्फ 70,000, इसका मतलब रिटर्न कितनी आ रही है, 7%। बाकी कंपनियां कितना कमा रही है 10 लाख के ऊपर, 1,20,000। मतलब उन बाकी कंपनियों की रिटर्न कितनी आ रही है, 12%। तो इसका मतलब आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं किया। अगर यही 10 लाख रुपए किसी और को दिए होते और किसी कंपनी के पास होते, तो वो आप ज़्यादा पैसे कमाती, तो उससे सोसाइटी के जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो तो वो मिस यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इससे भी ये भी नुकसान होता है। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज ए होल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइज इकोनॉमी जो होती है, ओवर कैपिटलाइज जो कंपनी होती है, अगर आप उसको नहीं संभालोगे वो बंद हो जाएगी। जब इस तरह से बंद हो जाती है
तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है, वर्कर्स की नौकरी छूट जाती है। तो इससे क्या होता है, एक लहर चल पड़ती है पूरे मार्केट के अंदर कि 4 कंपनियां बंद हो गई। 4 बंद हो गई तो फिर दूसरी देखते देखते एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कि कोई भी वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर। तो उससे क्या होता है, पूरे का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही फर्क पड़ता है। एक ऐसी लहर चलती है जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसमें एक लास्ट पॉइंट है रिसेशन, वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो आप देख लेना। रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी के अंदर ही सब कुछ गलत हो रहा है अब। तो ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ती है, पहले तो कस्टमर को नुकसान होता है, फिर वर्कर्स को नुकसान होता है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वर्कर, फिर उससे जो वर्कर अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो परचेजिंग पावर उनकी खत्म हो गई है, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है, वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि सारी की सारी इंडस्ट्री को नुकसान होता है और ये आगे चल करके रिसेशन में बदल जाता है, जिससे कि पूरी इकोनॉमी ही नीचे डूबने लग जाती है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा था, रिटर्न पूरी आ नहीं रही, तो बहुत ज़्यादा नुकसान वर्कर्स को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को, सबको जब नुकसान होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे चली जाएगी और रिसेशन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर कैपिटलाइजेशन से बचने के उपाय क्या क्या हैं, कैसे आप ओवर कैपिटलाइज इकोनॉमी से अपनी कंपनी को ओवर कैपिटलाइज से फेयर कैपिटलाइज पे लाके खड़ा कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न कम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप दोबारा सही पोजीशन में आ जाओ। अब देखो, रिटर्न जो आ रही है उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। मान लो आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। अब आप प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, वो तो चलो बाद की बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो आप कमा रहे हो, मान लो आपको 10 लाख रुपए आपने लगाए थे बिजनेस के अंदर, डिवेंचर होल्डर से लिए आपने, शेयर होल्डर से लिए, 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, इसके ऊपर आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, तो रिटर्न कितनी आ गई, 10%। मार्केट में रिटर्न कितनी आ रही है, 15%। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 10% से 15% पे ले आओ अपनी रिटर्न को, अपने प्रॉफिट को 1 लाख से 1,50,000 करो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट आप सही कमा रहे हो, बाकी लोग भी 1 लाख कमा रहे हैं, आप भी 1 लाख कमा रहे हो, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है बस। प्रॉफिट आप भी 1 लाख कमा रहे हो, वो भी 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि आप जो 1 लाख रुपए कमा रहे हो उसके लिए आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, बाकी लोग जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उन्होंने उसके लिए 6.66 लाख रुपए कर रखे हैं। तो आपने इस 10 लाख को कम करना है, 10 लाख रुपए ज्यादा ले रखे हैं ना आपने। हमें यहाँ प्रॉफिट बढ़ाने की नहीं सोचना है, हमें तो ये पता करना है कि हम रिटर्न कितनी कमा रहे हैं और बाकी लोगों ने कितने पैसे लगा के कितने रुपए कमाए। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि हम लोगों ने जो 10 लाख रुपए लगाए हैं वो ज्यादा लगा रखे हैं, ये जो 1 लाख रुपए आपने कमाए हैं ये लगभग 6.66 लाख में मिल सकते हैं। तो आपके पास 3,34,000 रुपए जो फालतू आपने ले रखे हैं लोगों से, उसको ठीक करना है आपने। वो कैसे ठीक होगा, उसकी कुछ रेमेडीज करते हैं। ये रेमेडीज कैसे ठीक होगी, सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन द लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब आपने जो डेट ले रखा है उसको आप कम करो। कम करने का मतलब उनको पे कर दो आप। पे कैसे करोगे, पे करने के लिए तो पैसे नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो बेटा प्रॉब्लम होगी ना। ये तो बहुत ही घटिया पॉइंट है, ये इस पॉइंट में कोई दम नहीं है। आप कह रहे हो सर कि आपने 10 लाख रुपए लेकर के 1 लाख रुपए कमाया, आपको पता लगा कि ये 10 लाख रुपए फालतू ले रखे हैं आपने, आप 6.66 लाख में भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो, बाकी लोग कमा रहे हैं। तो आपने कहा सर हम लॉन्ग टर्म डेट दे देंगे, वापिस कर देंगे। वापिस कहाँ से कर दोगे भाई, तुम्हारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम हुई ना, हमारे पास प्रॉफिट कम थे, प्रॉफिट हमारे पास नहीं हो रहे कई सालों से, तो हम डेट पे कैसे कर देंगे, डेट पे करने के लिए पैसे चाहिए।
तो ऐसा करते हैं कि इस पुराने डेट को चुकाने के लिए नया डेट ले लेते हैं। बात तो वही पड़ गई ना। तो ये पॉइंट कोई अच्छा पॉइंट नहीं है। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये डिवेंचर है कि आप जो डिवेंचर को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे उसको रेट ऑफ को कम कर दो। मान लें आपने 12% के ऊपर डिवेंचर उठा रखे हैं, तो अब आप 12% की जगह उसको 8% कर दो। तो क्यों, वो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, वो मान लेगा ये बात तुम्हारी। तो ये पॉइंट में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर क्यों मानेगा अभी 12 की जगह 8 कर दें। तो आप इस तरह डिवेंचर से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो क्यों परमिशन देगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की। तो ये पॉइंट भी अच्छा नहीं है। रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, जो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। आपको पता ही है 2 साल तक अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो वो कोर्ट में चले जाएंगे। तो इनको रिडीम कर दो। अब वही पॉइंट आता है कि इनको रिडीम कहाँ से कर दें, पैसे तो है नहीं, है ना। तो इनको पैसे चाहिए ना इनको रिडीम करने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस पॉइंट में भी कोई ज़्यादा दम नहीं। रिडक्शन इन द पार वैल्यू ऑफ शेयर, पार वैल्यू ऑफ शेयर का क्या मतलब है ये देख लो। पार वैल्यू ऑफ शेयर, पार वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने जो आपका जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है आप उसको कम कर रहे हो। कैसे कम कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 शेयर है आपके पास, और एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। और आपने कितने पैसे कमाए हैं एक साल में, अर्निंग क्या है आपकी 60,000 रुपए। तो इसका मतलब 10,000 शेयर थे, 100 का एक था, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए वैल्यू हो गई आप। तो आपने कितने ही कैपिटल ले रखी है, एम्प्लॉयड कर रखी है 10 लाख रुपए की, अर्निंग कितनी हुई आपको 60,000 रुपए की, तो रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ गई 6%। ये अर्निंग आ गई 6%। अब आपने क्या करना है, आप ये जो 100 रुपए की वैल्यू है इसको 50 रुपए कर दोगे। 100 रुपए वाले शेयर की वैल्यू आपने कितनी कर दी 50 रुपए। तो अब आपकी जो रिटर्न है वो कितनी बन जाएगी, 6% की जगह वो हो जाएगी 12%, क्योंकि आपकी कैपिटल कितनी बन जाएगी 5 लाख रुपए, और रिटर्न कितनी आ रही है 60,000 रुपए। तो 6 की बजाय आपकी रिटर्न कितनी हो गई 12%। तो ये जो एक अच्छा मेथड है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर अपनी कंसेंट इस पे दे देते हैं तो। ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पे हमने वैल्यू घटाई थी, इस पॉइंट में आप क्या करोगे, ये जो आपने 10,000 शेयर कर रखे हैं इसकी जगह पे आप क्या करोगे, 10 शेयर के बदले में 2 शेयर दे दोगे। कैसे मर्जी कर लो कि हम 10,000 शेयर के बदले में आपको 2,000 शेयर देंगे, मतलब 5 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको इशू कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा, आपकी रिटर्न बढ़ जाएगी और फिर आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ठीक हो जाएगी। तो पार वैल्यू ऑफ शेयर में 100 वाला शेयर 50 का, नंबर ऑफ शेयर के अंदर 10 जो शेयर थे उसके बदले में 2 शेयर, मतलब 5 के बदले 1 शेयर आपको मिल जाएगा, उससे आपकी रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन आपका इनिशियल स्टेज में स्टार्ट ही हुआ है, आपको पता ही लगा है, बस 2 साल से आपको पता लगना शुरू हो गया भी हमारी रिटर्न कम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बल्कि सारे का सारा क्या करना चाहिए, अपने पास बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ओवर कैपिटलाइजेशन का जो आपका कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, उससे आपकी कैपिटल सही दिशा में आ जाएगी। तो इन सब के अंदर सबसे जो अच्छा पॉइंट है वो सबसे अच्छा पॉइंट है प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन से बचाने का, प्लॉइंग बैक ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारे के सारे जो पॉइंट है इनमें इन तीनों पॉइंट के अंदर आपको पैसा चाहिए,
ये तीनों पॉइंट अच्छे नहीं है। इन दोनों के अंदर आपको शेयर होल्डर को मनाना पड़ेगा कि 100 वाला शेयर 50 का कर देते हैं, 10 वाला शेयर 2 का कर देते हैं, 10 शेयर के बदले 2 शेयर। तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को अपने पास ही रखो, डिविडेंड मत दो, और जो प्रॉफिट आपके पास बच गया है उसको वापस बिजनेस में लगाओ, जिससे कि आपके पास क्या हो जाए, अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए और आपका ओवर कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया तो दिस फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन का उल्टा। ओवर कैपिटलाइजेशन में आप क्या कर रहे थे, क्या समझ में आया था हमें कि जब कंपनी कम रिटर्न कमाती है, रेट ऑफ रिटर्न उसका कम होता है औरों के मुकाबले, तो दैट कंपनी इज नोन एज ओवर कैपिटलाइज। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल की कमी है, जैसे कि आपको पढ़ने से लग रहा है, जैसे किसी आम आदमी को आप बताओगे। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नहीं है, नो। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जब कंपनी अपने कैपिटल या अपने रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे ढंग से यूज करती है, उसको हम बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। मतलब जब आप कंटिन्यूअसली ज्यादा कमाते हो, हाई रेट ऑफ रिटर्न आप कमा रहे हो आप अपनी कैपिटल के ऊपर, बजाय कि और कंपनियों के, उसको हम बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, जैसे ए कंपनी है, ए कंपनी ने 10 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये 10 लाख रुपए हैं। बाकी कंपनियां भी हैं मार्केट के अंदर, बी सी डी ई, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 5-7 कंपनियां और भी काम कर रही हैं, ये बाकी कंपनियां भी हैं। इन्होंने भी 10-10 लाख रुपए लगाए हैं सबने, आपने भी 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो आपने कितनी रिटर्न कमाई, कितने प्रॉफिट कमाया आपने? आपने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए। तो आपकी रिटर्न कितनी आ गई? 20%। इन्होंने कितना कमाया? 1,50,000 रुपए। इनकी रिटर्न कितनी आ गई? 15%। ठीक है, मतलब आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो 10 लाख रुपए लगा के, ये 10 लाख रुपए लगा के कितना कमा रहे हैं? 1.5 लाख रुपए। आपको कितना कमाना चाहिए था औरों के मुकाबले? 1.5 लाख रुपए अगर आप कमाते तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि बाकी भी 1.5 लाख कमा रहे हैं। वो 1.5 लाख कमा रहे हैं 10 लाख रुपए लगा के, आप 10 लाख रुपए लगा के कमा रहे हो 2 लाख रुपए। इसका मतलब आप कम कैपिटल का यूज कर रहे हो, आपने अपनी कैपिटल को इतने अच्छे ढंग से यूज किया है कि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो। अगर इन्हीं कंपनियों को 2 लाख रुपए कमाने होते हैं तो इनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, 10 लाख की बजाय यूं मान लो कि 11,50,000 रुपए देने पड़ते, तब जाकर के कहीं ये 2 लाख रुपए कमा पाते। तो आपने लगभग 1.5 लाख रुपए कैपिटल कम लगाते हुए भी कितना पैसा कमा लिया? 2 लाख रुपए कमा लिए। इसको हम बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। जब आप ज्यादा रिटर्न कमाते हो औरों के मुकाबले, पैसा आप उतना ही लगाते हो, पैसा उनके आपने बराबर लगाया है, बट आपने कम कैपिटल लगाते हुए। अब देखो कैपिटल कम कैसे? कैपिटल तो हालांकि 10 लाख रुपए ही है दोनों में ही, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कैपिटल दोनों ने ही 10 लाख रुपए कमाई लगाई है, बट आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। तो इसका मतलब आपकी अगर कैपिटल कम भी कर दें थोड़ी सी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगभग 8.5 लाख रुपए लगा के भी आप क्या कर दोगे? 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। तो इसका मतलब आपने लगभग 1.5 लाख रुपए कैपिटल कम यूज करते हुए 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसको हम बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, व्हेन यू आर अर्निंग मोर एफिशिएंटली देन द इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। अब अंडर कैपिटलाइजेशन जो आपने किया है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उससे पहले ये कॉजेज कर लेते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन जो आपने किया है इसके कारण क्या क्या है, किस कारण से आप अंडर कैपिटलाइज हुए, मतलब आप इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो। तो इसके 4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आपने आपकी जो कैपिटल आपको चाहिए थी उसको आपने अंडर एस्टिमेट किया। कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी ना बेटा, उसको आपने अंडर एस्टिमेट किया, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो थी उसको कम लगा लिया, कम आंक लिया आपने। जैसे आपको
12 लाख रुपए चाहिए थे और आपने एस्टिमेट लगा लिया कि हमें तो 10 लाख रुपए चाहिए। तो अब आपने 10 लाख के हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया, आपकी मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया, आपको पता ही नहीं था कि 12 लाख रुपए चाहिए, तो आपने तो 10 लाख के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उससे आपका क्या हुआ, एफिशिएंसी ज्यादा निकल करके आई, तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया। दूसरा पॉइंट, अर्निंग आपने, अर्निंग जो है उसको आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, अंडर एस्टिमेट ऑफ द अर्निंग। मतलब आपने यूं अंदाजा लगाया था कि हमारी जो अर्निंग है वो 60,000 रुपये होगी साल की, बट एक्चुअल में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी अर्निंग निकल करके आई 90,000 रुपये। तो ये आपकी अर्निंग ज्यादा हो गई, कैपिटल आपकी उतनी है, अर्निंग आप ज्यादा कमा रहे हो, तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अंडर एस्टिमेट ऑफ द अर्निंग। थर्ड पॉइंट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न को आपने, मार्केट में क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रही है उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया। ओवर एस्टिमेट मतलब कि आपने ज्यादा मोटा अंदाजा लगा लिया, ज्यादा बड़ा अंदाजा लगा लिया। जैसे मार्केट में सपोज करो 10% रेट ऑफ रिटर्न चल रही है, आपने मार्केट में रिटर्न का अंदाजा लगाया, आपसे गलत अंदाजा लग गया, आपने रिटर्न का अंदाजा लगा लिया 15%। तो अब मार्केट में तो 10% के हिसाब से चल रही है, जब आपने इसको ठीक किया तो आपको पता लगा कि मार्केट के अंदर तो एक्चुअल रेट जो है वो 15% चल रही है, तो उससे आपका कैपिटलाइजेशन जो है वो उतने ही पैसों में आपने ज्यादा कमा लिया। तो इसको हम कहते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ओवर एस्टिमेशन का मतलब है कि आपने 15% का अंदाजा लगाया, आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10% का चल रहा है, तो आपने 15% के हिसाब से कैपिटलाइजेशन निकाला, जबकि मार्केट 10% के हिसाब से निकाल रही है, तो उससे उसको ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। उससे मार्केट के हिसाब से ओवर कैपिटलाइजेशन है, बट आपके हिसाब से आपने 15% के हिसाब से निकाले तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन होगी। चौथा पॉइंट है कि आपने जब कंपनी बनाई थी वो ड्यूरिंग डिफ्लेशन बनाई थी, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। एक तो होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, कि आपने जो कंपनी जब क्रिएट की थी उस टाइम मार्केट के अंदर डिफ्लेशन चल रहा था, चीजें बहुत सस्ती थी, आपको मशीनरी सस्ती मिल गई, आपको सैलरी वेजेस सस्ते मिल गए, एम्प्लॉय सस्ते मिल गए, और जब रिसेशन खत्म हुआ फिर उसके बाद में प्राइसेस बढ़ने लगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने मशीनें सस्ती ली थी, आपने एम्प्लॉय सस्ते रेट पे लिए थे, तो फिर उसके हिसाब से आपने अर्निंग भी अपनी लो सेट की थी, क्योंकि मार्केट में तो डिफ्लेशन चल रहा था। अब बाद में आपने देखा कि रिसेशन खत्म हो गया, आपकी अर्निंग बढ़ गई, कंपनी जो है वो अंडर कैपिटलाइज हो गई। तो ये भी एक पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डिविडेंड पॉलिसी आपकी जो है वो आपने बहुत टाइट रख रखी है, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है। मतलब सारे का सारा प्रॉफिट आप क्या करते हो, अपने पास रख लेते हो, डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते। तो जब आप डिविडेंड नहीं दोगे, सारे का सारा पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसको क्या करोगे, एक्सपेंशन में, बिजनेस में जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस को एक्सपेंड करते चले गए, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चली गई। जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चलेगी तो फिर आपकी जो रिटर्न है वो बहुत अच्छी आई। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, आपके वर्कर जो है उन्होंने पूरी जी जान लगा रखी है, उससे भी आपकी रिटर्न जो है वो काफी अच्छी आ रही है। आपके जो वर्कर है वो काफी मेहनती हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे भी आपको ज्यादा रिटर्न आ रही है, तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया है। कई बार क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं वो कंट्रोल ज्यादा रखना चाहते हैं अपने पास। प्रमोटर जो है, अब देखो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, जितने ज्यादा आप शेयर इशू करोगे उतने ज्यादा शेयर होल्डर बनते चले जाएंगे, जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे कंट्रोल उतना कम हो जाएगा, क्योंकि सारे अपनी बात रखेंगे, सारी टांग अड़ाएंगे मैनेजमेंट में। तो कई बार प्रमोटर क्या करते हैं, शेयर को कम इशू करते हैं, नए शेयर इशू ही नहीं करते, या शुरू में ही वो क्या करते हैं, शुरू में ही वो शेयर को बहुत कम रखते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स कम रहे, कंट्रोल उनके पास रहे। शेयर जब कम होंगे तो अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग पर शेयर आपका ज्यादा निकलेगा। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया,
और आपके शेयर होल्डर कितने हैं, वो हैं सिर्फ 10,000। तो 10,000 को जब 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपी अर्निंग आ गई पर शेयर। अब यही 10,000 शेयर होल्डर के बजाय अगर 20,000 होते तो अर्निंग पर शेयर हो जाता है 5, उससे अर्निंग कम हो जाती। तो अगर आपने कंट्रोल बना के रखना है तो आप शेयर इशू मत करो, ज्यादा शेयर इशू मत करो, कम शेयर होल्डर में गाड़ी चलने दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कैपिटल रेज करने में डिफिकल्टी हुई थी, इसलिए आपने क्या किया, डिफिकल्टी इन रेजिंग कैपिटल। आपने जब कैपिटल इशू की थी उस टाइम आपको लोन वगैरह मिला नहीं, डिवेंचर होल्डर ने आपको पैसा दिया नहीं, शेयर होल्डर भी आपके कम थे, तो आपने क्या किया, इसी कैपिटल में काम चला दिया जितनी आपके पास थी, या फिर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल से ही काम चला दिया। मतलब इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके, अपने आप को टाइट करके, अपने आप को थोड़ा सही ढंग से चला के, वर्कर्स को प्रमोट करके, उनको अच्छा मोटिवेशन करके आपने शॉर्ट टर्म लोन में ही काम चला दिया, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ गई और कम रिटर्न में आप, कम शेयर होल्डर में आपने ज्यादा रिटर्न कमा ली। तो दीज वर ऑल द पॉइंट्स कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आपने रिक्वायरमेंट कैपिटल की कम एस्टिमेट की, दूसरा आपने अर्निंग कम एस्टिमेट की, तीसरा आपने रेट ऑफ अर्निंग को ओवर एस्टिमेट कर लिया, चौथा आपने कंपनी तब बनाई जब मार्केट में रेट कम चल रहे थे, पांचवा आपने कभी डिविडेंड नहीं दिया, छठा आपने एफिशिएंसी बहुत हाई रखी, सबने बढ़िया काम किया, थोड़ी कैपिटल में आपने ज्यादा पैसे कमाए, फिर आपने कंट्रोल रखने के लिए शेयर कम इशू किए, लास्ट पॉइंट आपको कैपिटल मिली नहीं इसलिए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल में काम चला दिया। अब पॉइंट आता है कि अंडर कैपिटलाइजेशन का भी कोई नुकसान होता है क्या। अब आप ये बताओ कि हम बात कर रहे हैं, आप में से कोई एक बताएगा कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। हेलो, हेलो, यस। अरे अंडर कैपिटलाइजेशन अच्छी बात है या बुरी बात है। अच्छी बात है सर। अच्छी बात है सर। क्योंकि हमें ज्यादा रिटर्न मिल रही है। कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करें तो अच्छी बात है। अब इसके इफेक्ट देखते हैं क्या क्या होते हैं। चलो इसके इफेक्ट देखते हैं, अभी पता लग जाएगा अच्छा है या बुरा। इफेक्ट ऑन द कंपनी, कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला तो ये है बेटा कि अंडर कैपिटलाइजेशन जब होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो तो और कंपटीटर भी मार्केट में आ जाएंगे, उनको भी ऐसे लालच हो जाएगा भी ये आदमी इतने पैसे कमा रहे हैं, आपको 20% रिटर्न आ रही है, आप चौड़े होके बता रहे हो सबको, बाकी कंपटीटर भी आ जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपकी रिटर्न कम हो जाएगी, आप क्योंकि आपके जो कस्टमर है वो बांट लेगा कंपटीटर। रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा, रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को जब पता लगेगा आप इतनी इतनी अर्निंग कमा रहे हो तो वो हाई टैक्स कर देगी। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, गवर्नमेंट को जब पता लग जाए कि इतने इतने पैसे, आप इतनी इतनी रिटर्न आपको आ रही है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि आपको रॉ मटेरियल कम मिलेगा, आप इतने वर्कर रख सकते हो। जैसे बाबा रामदेव के ऊपर बहुत सारी इंटरफेरेंस लगी थी ना जब कांग्रेस की सरकार थी, तो एक दिन में 4-4 बार उसके चेक होती थी, उसकी बिजली की चेकिंग, उसके अकाउंट चेक होते थे कि इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का इसने खड़ा कर लिया एक साल में। तो इस तरह जब आप ज्यादा अर्निंग कमाते हो तो गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती है, वो बार बार चेक करती है कि इतने प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं। लिमिटेड मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर, जब आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है कंपनी की तो कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ती चली जाती है, शेयर आपके महंगे हो जाएंगे। शेयर जब आपके महंगे हो जाएंगे तो सिर्फ उसको अमीर आदमी खरीद सकता है, तो उसकी मार्केटेबिलिटी लिमिटेड हो गई है, मतलब वो कुछ ही लोगों में रह गया, इतना महंगा शेयर है कि कोई ले ही नहीं सकता। जैसे एमआरएफ का टायर, एमआरएफ आपने सुना होगा, एमआरएफ का टायर आते हैं, तो एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 40-50 हज़ार रुपए का एक शेयर है, उससे भी ज्यादा होगा। तो एक शेयर 40-50 हज़ार रुपए का, तो उसको कौन खरीदेगा, तो उससे आपकी मार्केटेबिलिटी भी कम हो गई है। वर्कर की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कैसे बढ़ जाती है, वर्कर को पता लग जाए भी मालिक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो और स्ट्राइक करते हैं कि हमारे को और हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें बोनस दो, हमें ये करो वो करो, स्ट्राइक करते हैं। फिर वो कस्टमर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आती है, क्योंकि कस्टमर को भी पता लग जाता है ना कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो उनको, कस्टमर को ये लगता है कि कंपनी जो है हमारे साथ चीट कर रही है, हमें प्रोडक्ट महंगा बेच रही है। ये नहीं देख रहे भी आपको बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि कंपनी इतना कैसे कमा रही है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मतलब कस्टमर को महंगा लगाया जा रहा है प्रोडक्ट, तो उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन आती है।
मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट क्या करती है, अपने जो कंपनी का मार्केट शेयर है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंक्रीज और डिक्रीज करती है इसकी वैल्यू में, ताकि जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसकी बजाय वो प्रॉफिट कम या ज्यादा करके दिखा दे। तो कंपनी यहां भी कंपनी तंग होती है बहुत। तो कंपनी क्या करती, मैनेजमेंट क्या करती है, एक आर्टिफिशियल इंक्रीज और डिक्रीज लेके आती है शेयर के अंदर। कैसे लेके आती है, एक्चुअल प्रॉफिट की बजाय वो क्या करते हैं, कम या ज्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, जिससे कि मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो शेयर का वो फ्लक्चुएट होता है, उससे लोगों को फायदा होता है। तो अब देखो, जैसे मार्केट में आपकी इमेज बनी हुई है कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आपके शेयर के प्राइस बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट क्या करेगी, अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ कर देगी जिससे आपकी प्रॉफिट कम दिखा देगी। जब प्रॉफिट कम दिखा देगी तो मार्केट के अंदर क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएगा मार्केट प्राइस शेयर के अंदर। तो कंपनी क्या करेगी, पहले से ही कुछ लोगों को ऐसे आइडिया दे देगी कि हम लोग ऐसे शेयर कम दिखाएंगे, और जिनके पास शेयर है उनको बेच देना, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा, फिर उससे वो, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। जब आप अंदर की इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को, बार बार को देते हो ताकि उनको फायदा हो जाए। अब शेयर होल्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप अंडर कैपिटलाइज कंपनी के आपने शेयर ले रखे हैं, ऐसी कंपनी जिसकी रिटर्न बहुत ज्यादा आती है, शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है, पहला तो ये है कि उनको डिविडेंड अच्छा मिलता है, क्योंकि कंपनी अर्निंग अच्छी है, कंपनी की डिविडेंड अच्छा मिलेगा तो उनको खुशी होती है। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बड़ी रहती है मार्केट के अंदर, तो उनको काफी कैपिटल गेन होता है। तीसरा, उनको लोन अच्छे ढंग से मिल जाता है, क्योंकि उनके मार्केट की शेयर की जो वैल्यू है वो मार्केट में काफी अच्छी है, तो बैंक वाले आपको उसके बदले में लोन दे देंगे बहुत इजीली। अब बात आती है सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही सारे पॉइंट। एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा इंडस्ट्रियल, क्योंकि बाकी कंपटीटर आ जाएंगे, बाकी नए नए एंटरप्रेन्योर मार्केट में घुसेंगे, क्योंकि अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो उससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। कंज्यूमर को क्या फायदा होता है, उनको जो है, जब मार्केट में नए नए कंपटीटर आएंगे तो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड मिलेंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, उनको डिस्काउंट मिलेगा, उनको जितने ज्यादा कंपटीटर होंगे वो उतना ही प्राइस कम कर देंगे, उससे उनको फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि नए नए कंपटीटर आएंगे तो सबको वर्कर चाहिए। पहले एक कंपनी होती थी, अब 10 कंपनियां हैं, तो उन 10 कंपनियों को वर्कर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ये सारा कुछ जब होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन है, वर्कर अच्छा फील कर रहे हैं, वर्कर को अच्छा सैलरी मिल रहा है, कंज्यूमर को अच्छी मार्केट में गुड मिल रहे हैं, सबको अपना अपना मिल रहा है, तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब बात आती है कि अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं आप, आपको जो रिटर्न ज्यादा आ रही है, अब हमने देखा ना कुछ नुकसान भी है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला तो यह कि बोनस शेयर इशू कर दो, क्योंकि कंपनी के पास अर्निंग ज्यादा होती है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़े होते हैं, रिजर्व और सरप्लस पड़े होते हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, नए शेयर इशू कर दो, बोनस शेयर दे दो उनको, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है उनको कुछ नए शेयर दे दो फ्री में, तो उससे शेयर ज्यादा हो जाएंगे, अर्निंग कम हो जाएगी उससे किताबों में। दूसरा, नए शेयर इशू कर दो, पहले 10,000 शेयर थे आपके पास, 5,000 शेयर और इशू कर दिए, उससे आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, तो अर्निंग कम हो जाएगी। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर यही होता है कि आपके पास मान लो 10,000 शेयर थे और 20 रुपए का एक था, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी अर्निंग को कम करने के लिए 10,000 शेयर को आपने कर दिया 20,000 शेयर, और 20 रुपए का जो शेयर था उसको बोल दिया 10 रुपए का शेयर। तो इससे क्या होगा, शेयर का प्राइस कम हो गया और शेयर का नंबर बढ़ गया, इससे आपकी अर्निंग कम शो करेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन। तो देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन ज्यादा बुरा है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन में बहुत नुकसान होता है, सोसाइटी को नुकसान होता है, वर्कर को नुकसान होता है, शेयर होल्डर को नुकसान होता है, मार्केट बंद हो जाती है, इकोनॉमी नीचे चली जाती है। अंडर कैपिटलाइजेशन के भी नुकसान है, वर्कर ज्यादा डिमांड करते हैं, टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, कंपटीटर आ जाते हैं नए नए। तो इन दोनों में से अगर बात करनी हो तो ओवर कैपिटलाइजेशन ज्यादा बुरा है, अंडर कैपिटलाइजेशन कम बुरा है। दोनों बुराइयों में से अगर एक बुराई चुननी हो तो अंडर कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम बुरा है, इसको हमें चुनना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
कल हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर कैपिटल क्या होती है और एक क्विज करेंगे। थैंक यू सो मच।